नमस्कार, न्यूज आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में, न्यूज आवर के खास इस कार्यक्रम में, जैसा कि आप इस बीजी पर देख रहे हैं, रामलला सरकार, इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ हमारे साथ हैं रामलला सरकार। और रामलला सरकार से आज होगी बातचीत एक बार फिर इसलिए क्योंकि इससे पहले भी हम एक बार बातचीत कर चुके हैं। विशेषता के बारे में एक बार फिर आपको बता दें कि रामलला सरकार जी की विशेषता ये है कि पर्ची लिखते हैं और भविष्य को बताते हैं। तो आज हम किसी व्यक्ति विशेष के भविष्य के बारे में जानकारी नहीं लेंगे इनसे। आज हम देश और राजनीति के बारे में जानकारी लेंगे और बात करेंगे आज की राजनीति के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, जय श्री रामलला सरकार, कोट कोट साधुवाद आपको। जी, रामलला सरकार आपका नाम है, आपके बारे में इससे पहले भी चर्चा हो चुकी है, इसलिए हम उस विस्तार में नहीं जा रहे हैं। हम आज जो है विस्तार करेंगे, देश की बात करेंगे और राजनीति की बात करेंगे और राजनेताओं की बात करेंगे, देश के भविष्य की बात करेंगे जी, प्रदेश के भविष्य की बात करेंगे, हिंदू की बात करेंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, जात की बात करेंगे और गौ माता की बात करेंगे। सबसे पहले सवाल आपसे यह है कि जो आज की राजनीति है हमारे देश की जी, उसकी दशा और दिशा किस तरफ से जा रही है? सर्वप्रथम जय श्री रामलला सरकार, समस्त भारत माता के सनातन पुत्रों को मेरा कोट कोट वंदन प्रणाम, आप सबको कोट कोट साधुवाद। देखिए, दशा और दिशा की बात है। राजनेता अपने कर्म पथ को हमें ऐसा लगता है कि भूल चुके हैं। सत्य बात तो यही है कि धर्म कहता है कि सभी को एकजुटता के साथ लेके चलना है और राजनीति को लेके चलना अच्छी बात है, लेकिन राजनेता अपने नीति के साथ साथ प्रजा के नीति को भी लेके चले तो अच्छा रहेगा। आजकल सब अपने स्वार्थ की वजह से, अपने निजी कार्य की वजह से ऐसा माना जा सकता है कि भूल चुके हैं कि हमको करना क्या चाहिए। तो जो कर्म पथ पे चल रहे हैं और राम जी के चरणों की कृपा से अपने राजनीति को लेके चल रहे हैं, अगर वो धर्म को लेके नहीं चलेंगे और संसारिक जो बंधने हैं उनको देखते हुए नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगी। जी, सांसारिक बंधनों को लेकर नहीं चलेंगे तो दिक्कत होगी। लेकिन एक चीज देखा जा रहा है जी, कि आज कल की जो राजनीति है जी, उसमें सनातन की बात कुछ ज्यादा ही होने लगी है, सनातन धर्म की बात होने लगी है और साथ ही साथ सभी जो राजनीतिक दल हैं वो सनातन की बात तो करते हैं, लेकिन अगर मगर किंतु परंतु के साथ उसके उलट भी बात करते हैं। ऐसे में वास्तव में सनातन का क्या भविष्य है और उसके साथ इस देश का क्या भविष्य है? देखिए, सनातन धर्म की बात करना अच्छी बात है और राजनेता सनातन धर्म की बात करते हैं तो अच्छा भी लगता है, क्योंकि सनातन धर्म से ही राजनीति है, राजनीति से सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म अनादि है और हमें तो ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति को, हर एक राजनेता को अपने धर्म को लेके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि धर्म है तो सब कुछ है, धर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है और सत्य का स्वरूप धर्म ही है। तो मेरा कहने का तथ्य तात्पर्य यह है कि जो राजनेता धर्म को लेके चलते हैं, सत्य सनातन धर्म की अगाधता को लेके चलते हैं, वो कहीं न कहीं अच्छा कार्य के लिए प्रेरित होते हैं और सभी को ऐसा करना चाहिए। आज प्रायः देखने को मिलता है कि अपने स्वार्थ के चलते व्यक्ति धर्म को भी एक प्रकार से भूला बैठा है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जो धर्म को भूल गया या धर्म पथ को भूल गया या सत्य सनातन धर्म के अगाध विषय को भूल गया, वह व्यक्ति जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए जो राजनेता अपने धर्म की रक्षा के लिए संकल्पित हैं, धर्म को लेके चलते हैं और धर्म को किंचित मात्र, लेश मात्र भूलने के लिए नहीं सोचते, वो राजनेता राष्ट्र के हित में कहीं न कहीं राम जी के चरणों के कृपा से पूर्ण रूप से अपना स्थान
स्थायी करेंगे। जी बिल्कुल, अगर जो सारी चीजें लेकर के चलेंगे तो वो राजनेता श्री राम के चरणों में उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये बातें तो सही हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि कुछ राजनेता जो है जी सनातन को उतने हृदय से नहीं मानते। इस पर सनातन धर्म पर राजनीति होती है। इस राजनीति को आप क्या कहेंगे? देखिए, जो धर्म को लेकर राजनीति करते हैं या भगवान के नाम को लेकर राजनीति करते हैं, मैं तो उनको कहूंगा कि वो अज्ञान पथ पे चल रहे हैं, अंधकार कूप में गिरे हुए हैं। ना भगवान के नाम पे राजनीति करनी चाहिए और ना ही धर्म को लेकर राजनीति करनी चाहिए। राजनीति एक ऐसा विषय है जो कि एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करता है। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि धर्म को दूषित करें, धर्म को लेके नाना प्रकार के दुष्प्रचार करें या कुंठित शब्दों से प्रहार करें। राजनेता हमेशा धर्म को पहले आगे किए हैं, इसके बाद राजनीति को लेके चले हैं। तो जो लोग इस विषय को लेके नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते, सत्य सनातन धर्म के अगाधता को नहीं जानने की कोशिश करते, नहीं मानते, खंडन करते हैं, मैं उनको कहूंगा कि वो राजनेता नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के पुतले हैं और उनको बहुत जल्दी समझ लेना या संभल जाना उनके लिए ठीक होगा। जी सनातन धर्म में एक चीज और देखा जाता है, वर्ण व्यवस्था। जी वर्ण व्यवस्था एक सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग है, लेकिन वर्तमान राजनीति में वर्ण व्यवस्था को बहुत ज्यादा मान्यता नहीं दी जाती और कुछ लोग, कुछ राजनेता तो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ हैं। आपकी क्या राय है? देखिए, मैं कहता हूं कि वर्ण व्यवस्था आज का नहीं है, अनादिकाल से वर्ण व्यवस्था चली आ रही है। वर्ण व्यवस्था मर्यादा के लिए बनाया गया था और 6 शास्त्र 18 पुराण 4 वेद ये प्रमाण दे रहे हैं। वर्ण व्यवस्था का छोटा और बड़े से कोई लेना देना नहीं है। वर्ण व्यवस्था मर्यादा के लिए है। जैसे कि घर में 4 भाई हैं, तो जो छोटा भाई है वो बड़े का सम्मान करे और बड़ा छोटे भाई को हृदय से लगाए, गले से लगाए, यहाँ तक के उसको अपने मस्तक में धारण करे। तो वर्ण व्यवस्था तो सिर्फ और सिर्फ मर्यादा के लिए बनाई गई थी और वर्ण व्यवस्था त्रेता में भी, द्वापर में भी, सतयुग में भी, कलयुग में भी है। वर्ण व्यवस्था का जो चलन है और जो विषय है उसको बनाए रखना चाहिए। अगर वर्ण व्यवस्था हट गया या वर्ण व्यवस्था को लेके कोई छेड़छाड़ किया तो मर्यादा का खंडन होगा और मर्यादा का खंडन होगा तो देश कुपथ की तरफ मुड़ जाएगा और देश में हाहाकार मचेगा। इसको बनाए रखना चाहिए। जो नहीं मानते उनको ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी लोग हैं। 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है। ये सभी प्रमाण देते हैं कि अनादिकाल से वर्ण व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए और इसका सम्मान करना चाहिए। इस व्यवस्था से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी, यह वर्ण व्यवस्था से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बात और भारतीय राजनीति में देखने को मिली है, वो ये कि हिंदू राष्ट्र की मांग जो है ये काफी उठती रही है। लेकिन अगर जो बात करें देश की, अपने देश की और संविधान की, तो अगर ये पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष की बात की जाती है, ऐसे में हिंदू राष्ट्र की जो मांग है या फिर इसे कह सकते हैं कि बातें की जाती हैं, इसका क्या तात्पर्य निकाला जाए? देखिए, मैं हिंदू राष्ट्र के बारे में कभी नहीं बोला और हिंदू राष्ट्र को लेके मैं ज्यादा कुछ कहता नहीं हूँ। हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र के साथ साथ जहां तक मेरा मानना है, अखंड भारत की बात हो, जहां समस्त पंथों का सम्मान हो, समस्त वर्णों का आदर हो, सभी मानव जाति का उत्थान हो, उस कार्य को लेके आगे बढ़ना चाहिए। अखंड भारत का निर्माण करने के लिए संकल्पित होना चाहिए, सोचना चाहिए। जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उनको पता ही नहीं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। किसको हिंदू कहा जाए? उनको हिंदू कहा जाए जो रामचरितमानस को जलाते हैं, गौ माता का निरादर करते हैं, गौ ब्राह्मण संतों को गाली देते हैं, रामचरितमानस को फाड़ते हैं, उनको हिंदू कहा जाए? उनके लिए राष्ट्र बनाना है? नहीं। हम कहते हैं, जहां तक हमारा मत है जी, इस भारत माता की गोदी में जो खेल रहा है, जो बैठा है, भारत माता के चरण रज को लेके चल रहा है, वो सभी सनातनी हैं, सभी हिंदू हैं। उनके मंगल कामना के लिए, उनकी अखंडता के लिए, उनके कल्याण के लिए अखंड भारत का निर्माण करना चाहिए और अखंड भारत के विषय को लेके ही आगे बढ़ना चाहिए। ये समस्त संतों के लिए बात है जी। समस्त संतों के लिए बात है। बात आपने गौ माता की है जी।
लेकिन जो गौ माता की दुर्दशा है जी। उससे भी आप भली भांति परिचित होंगे। जी। क्या कहेंगे गौ माता की दुर्दशा को लेकर? बहुत सुंदर आपका प्रश्न। इस विषय को लेकर मैं बहुत हर्षित हुआ। आपको कोटि कोटि साधुवाद। सत्य बात तो यही है कि गौ माता भारत भूमि के गरिमा है, तेजस्व ओजस्व हैं। उनके श्री चरणों का रज जब तक भारत भूमि को मिलता रहेगा तो भारत भूमि पूरे विश्व को गर्वित करता रहेगा। लेकिन आज जगह जगह गौ माता का पतन देखने को मिलता है। उसके जिम्मेवार वही राजनेता हैं जो कहते हैं कि हम सनातन को नहीं मानते, वही राजनेता जो धर्म को नहीं मानते, वही राजनेता जो भगवान को नहीं मानते। गौ माता के पतन का जिम्मेवार ऐसे ही राजनेता है। मैं कहता हूं कि अगर सत्यता राजनेता देश का कल्याण चाहते हैं, राष्ट्र का कल्याण चाहते हैं और भारत भूमि को पूरे विश्व का गुरु बनाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में स्थापित करना चाहिए। जी जी, बिल्कुल राष्ट्र माता के रूप में स्थापित करना चाहिए। ये बातें तो अच्छी लगती हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर इसका विशेष कोई समर्थन नहीं करता। ये भी बातें सामने आती हैं कि हाँ, ये बातें कहने में ठीक लगती हैं, सुनने में ठीक लगती हैं, कहा भी जाता है, सुना भी जाता है और कुछ लोग हृदय से मानते भी हैं, लेकिन वास्तव में अगर जो देखा जाए तो इसके लिए कुछ खास प्रयास नहीं किए जाते। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे हिंदूवादी अपने को बताती हो या कुछ भी हो, कहती तो है लेकिन इस दिशा में कुछ प्रयास नहीं करती। ऐसे में इन राजनीतिक दलों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो संदेश यही है कि अगर धर्म को बनाए रखना है, राष्ट्र को सुरक्षित रखना है, तो गौ माता को राष्ट्र माता मानना ही पड़ेगा। गौ माता का अश्रु गिरेगा या गौ माता का रक्त बहेगा तो भारत देश कभी खुशहाल नहीं रह सकता, और भारत देश अगर खुशहाल नहीं है तो पूरा विश्व कष्ट को निमंत्रण देगा। इसलिए उन राजनेताओं से मैं इतने कहना चाहूंगा कि अपने राजनीति को लेके चलो, अच्छी बात है, लेकिन राजनीति के साथ साथ धर्म को लेके चलो, ये उससे भी बड़ी बात है। जी जी, बिल्कुल राजनीति को लेके चलो, लेकिन उसके साथ साथ धर्म को भी साथ लेके चलो, तभी अच्छी बात होगी, तभी विश्व का कल्याण भी संभव है। बात अगर जो करें तो राजनीति की ज्यादातर बातें तो हो गई, भविष्य की बातें भी आप बहुत अच्छी तरह से बताते हैं, पर्ची लिख करके बताते हैं, पर्ची लिखते हैं, भविष्य की बातें बताते हैं। और ये जो मुख्य जो आज चर्चा का विषय है जी, वो खासकर आपके भविष्यवाणी को लेकर ही है जी। तो अब हम इस भविष्यवाणी की ओर रुख करते हैं, आपके उस अलौकिक ज्ञान की तरफ रुख करते हैं, और उस अलौकिक ज्ञान का प्रसाद भी हम चाहते हैं कि हम देशवासियों को इस न्यूज़ और प्लेटफॉर्म के माध्यम से दें, इस स्टूडियो से दें। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी जी। भविष्यवाणी आपने की है वर्तमान राजनीति के विषय में जी, और अगर जो कहें, अगर ज़्यादा गलत नहीं है तो टिकट बंटवारे को लेकर भी आपने कुछ लोगों को ये बताया था कि आपको फला जगह से टिकट मिलेगा, और शायद वो भविष्यवाणी सही भी हुई है जी। तो हम आपसे ये आग्रह कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, और इतना हक तो रखते ही हैं कि अभी तत्काल, अभी थोड़े दिन पहले ही आपने जो भविष्यवाणी की थी, किनके बारे में की थी और उन्हें टिकट मिल गया? जी, देखिए, सत्य बात है, राम जी के श्री चरणों का रज लेके मैं कुछ बोलता हूँ, और मेरे प्रभु श्री राम जी, उनके बिना चरण रच के मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। वही सब कृपा करते हैं तो सब कुछ होता है। मैं बोला, छत्तीसगढ़ के 2-4 लोग हैं, जैसे कि शकुंतला पोर्ते बीजेपी की, उदय दूसरी हैं, और अपने राजेश अग्रवाल, 3 लोग हो गए, और आपके प्रमोद मिंज, ये भी बीजेपी के हैं, इनके लिए भी मैं किया। और उदयश्वरी पैकरा की बात अभी मैं कर दिया। डॉक्टर रेशमी पटेल, ये सतना की हैं, नागौद तहसील के, उनके बारे में भी मैं कहा, उनको भी टिकट मिला। बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जिनको लेके मैंने कहा और उनको टिकट मिला। खैर, सीतानाथ के चरणों की कृपा से मेरा कुछ नहीं है, ये तो मेरे राम जी का है, और उनके श्री चरणों की कृपा से बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे पास आए, उनको लिख के दिया हुआ। मैं तो चाहता हूँ
कि समस्त राजनेताओं का कल्याण हो, लेकिन वो अपने धर्म को ना भूलें, अपने कर्म पथ को सही तरीके से करते हुए आगे बढ़े। हम तो यही चाहते हैं और आगे भी राजनेता आते ही रहेंगे। मैं उनसे यही कहता रहूंगा कि सबसे पहला अपना राष्ट्र है, इसके बाद सब कुछ है। राष्ट्र के बारे में सोचो, देश के बारे में सोचो, गौ माता के श्री चरणों के रज को लेके चलो और गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में स्थापित करने के लिए संकल्प लो। जी। अब बात यह है कि आपने जिनके बारे में भविष्यवाणियां की जी, वो उनको टिकट मिला, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जिनके बारे में आपने भविष्यवाणियां की टिकट के बारे में, क्या ऐसा आपको लगा कि हम भविष्यवाणी करके बता तो रहे हैं लेकिन सामने वाले को उतना विश्वास नहीं है? देखिए जी 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 बोलिए। जी जी वही तो क्या आपने इस तरह के अनुभव किए कि वास्तव में जो मैं बता रहा हूँ सामने वाले को विश्वास नहीं है जी, लेकिन अनमने ढंग से मान तो लिया है हमारे सामने लेकिन बाहर निकलते ही कहेगा पता नहीं क्या कह रहे थे, हमारे समझ में नहीं आया, और जब वास्तव में आपकी भविष्यवाणी सही हुई तो आपके चरणों में आके गिरा? ये सही बात है। उदेश्वरी पैकरा जी मेरे पास जब आई, मैं उस समय प्रवीण अग्रवाल जी के यहाँ था और ये छत्तीसगढ़ की घटना है। तो जब मैंने उनके बारे में लिखा, मैंने कहा कि आपको टिकट मिलेगा और आपके भाग्य में 2 बार विशेष राजनेता का योग है और आप विधायक बनेंगे, ऐसा मैंने लिखा। तो लोग बाग हंसने लग गए और वो कहे कि महाराज जी असंभव है, इनको टिकट नहीं मिल सकता। मैंने बोला देखिए मैं तो राम जी का नाम लेके कह दिया और प्रभु जी के श्री चरणों के रज की कृपा से ही सब कुछ मैं करता हूँ, हो जाता है। और जब समय आया तो उनको सबसे पहले बीजेपी टिकट दिए, तो मुझे भी खुशी हुई और मैं तो सभी जो भी कुछ करता हूँ राम जी के श्री चरणों में समर्पित कर देता हूँ। उन्हीं के चरणों की कृपा से सब कुछ होता है, सत्य बात तो यही है। और उन्हीं में से है शकुंतला पोर्ते, वो तो मीडिया के सामने और बहुत सारी पब्लिक भी थी, 2-5 हजार पब्लिक थी, उनके सामने मैंने लिखा राम जी के चरणों की कृपा से। और 2-3 महीने बाद उनके विषय को लेके भी बात सामने आई कि उनको टिकट मिल गया। तो ये सब राम जी के चरणों की कृपा है, माँ कामाख्या के चरणों की कृपा है और मैं तो प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर देता हूँ सब कुछ, तो ऐसा हो जाता है और आगे भी होता रहेगा। जी जी। अब टिकटों के बारे में तो आपने बात कर ली जी, और जिनको आपने कहा कि हाँ आपको टिकट मिलेगा, उन्हें मिला भी, वो आपके तो अनुयायी हो ही गए होंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अब बात थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण 3 राज्य हैं जिनमें चुनाव हो रहे हैं जी, आचार संहिता लगी हुई है जी, तो इन पर भी हम थोड़ी सी बात कर लें, इनके बारे में भी बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप आए हैं तो ये अवसर हम छोड़ना नहीं चाहते। सबसे पहले हम अगर जो आप छत्तीसगढ़ की ही बात कर रहे हैं तो हम थोड़ी देर बाद आएंगे, मध्य प्रदेश की अगर जो बात करें तो भी थोड़ी देर बाद आएंगे जी, लेकिन हम पहले राजस्थान जाएंगे। अच्छा, राजस्थान में इसलिए भी जाएंगे कि इससे पहले हम राजस्थान में ही थे जी, तो वहाँ की राजनीति यानी जो पिछला चुनाव विधानसभा का हुआ था उस समय मैं जयपुर में ही था जी, तो जयपुर की राजनीति जो है वो बारी बारी की है जी। एक बार वहाँ बीजेपी की सरकार बनती है तो 5 साल बाद कांग्रेस की सरकार बन जाती है, फिर बीजेपी की बनती है, फिर कांग्रेस की बनती है। तो वहाँ की जनता बहुत ही ये आप कुछ भी कीजिए बस वो बदलती रहती है। तो क्या इस बार कुछ पलटने वाला है? देखिए मुझे राम जी के चरणों के कृपा से जो लगता है सो अपने मत अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। राजस्थान में सरकार बीजेपी की ही बनने वाली है और कांग्रेस पूर्णतः बीजेपी के समकक्ष आके खड़ी होगी। एक तराजू में दोनों एक जैसे दिखेंगे, लेकिन अंत में पलड़ा भारी हो जाएगा बीजेपी का, ऐसा होगा। और श्री राम जी के चरणों की कृपा से जो मुझे अभी इस वर्तमान को लेके विदित हो रहा है उसके बारे में मैं आपको विदित करवा रहा हूँ, ऐसा होगा। यानी कि वहां से कांग्रेस का सफाया होने वाला है, लेकिन कड़ी टक्कर के साथ। अब चूंकि ये परंपरा यानी कि आपने बताया
कि वहाँ पर बीजेपी की सरकार आने वाली है तो इस समय कांग्रेस की सरकार है, यानी कि ये परंपरा जो वहाँ बारी बारी वाली है वो जारी रहेगी। जी। अब सवाल सबसे बड़ा आता है, सरकार तो हमने बीजेपी की बना दी, आपने भविष्यवाणी तो कर दी, ये बहुत बड़ी बात है, पहले ही ये सारी चीज़ें बता देना। और जो हमारे दर्शक हैं ये जरूर इंतज़ार करेंगे काउंटिंग का, वो 3 दिसंबर की तक इंतज़ार करेंगे कि आपकी बातें कितनी सत्य होती हैं। तो लेकिन जो आपको जानते हैं वो पूर्णतः विश्वास आज ही से कर लेंगे कि हाँ वहाँ पर बीजेपी की सरकार बनने वाली है। तो लगे हाथ आप ये भी बता दीजिए कि मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। इसको तो खैर अभी रहने दें आप, और राम जी के चरणों की कृपा से वोटिंग होने के बाद मैं निर्धारित कर दूंगा और उनके बारे में भी खुल के मैं बोलूँगा, लेकिन अभी ठीक नहीं है। अभी तो यहाँ तक ठीक है कि सरकार किसकी बनेगी। जी, अब आप नहीं बताना चाहते हैं तो अच्छी बात है, हम ज़्यादा दबाव नहीं डालेंगे, लेकिन उत्सुकता तो होती ही है, इसी उत्सुकता बस मैंने पूछ भी लिया। तो अब हम दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि रामलला सरकार जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। जनता का मन जो होता है वो ईवीएम में कैद होता है और कैद होने के बाद उसकी काउंटिंग होती है, उसके बाद इस काउंटिंग के बाद ये पता चल पाता है कि सरकार किसकी बनने वाली है। लेकिन रामलला सरकार ने पहले ही ये घोषित कर दिया कि वहाँ पर बीजेपी की सरकार बनने वाली है, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर जो सस्पेंस है ये बरकरार रामलला सरकार जी ने रखा है। अब इनकी महिमा यही जाने क्यों सस्पेंस रखा है आपने। हम ज़्यादा दबाव नहीं डालेंगे, रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में आपने कई लोगों को कहा था कि आपको टिकट मिलेगा और मिला भी जी। लोगों ने आपकी बातें जो हैं वो सच साबित हुई। जो अविश्वसनीय था जी, उस पर भी विश्वास करना पड़ा लोगों को जी। अब सवाल यहाँ भी वही है जी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है जी। गायों के लिए गोठान और तमाम योजनाएं वहाँ की कांग्रेस सरकार ने चलाई हैं। धान खरीदी के मामले में भी सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ कांग्रेस सरकार किसानों को दे रही है। एक तरह से हितैषी काम कर रही है, लेकिन फिर भी बीजेपी भी वहाँ जोर लगा रही है जी। और वहाँ जोर लगा रही है तो क्या हम आपसे जानना चाहेंगे जी कि वहाँ की क्या स्थिति रहेगी। जी। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, अभी तो राम जी के चरणों की कृपा से हमारे लिए सभी बराबर हैं और मैं किसी पार्टी का नहीं हूं। मैं तो इस देश का एक सनातन पुत्र के नाते और मुझे जो विदित होता है मैं कहता हूं और राम जी के श्री चरणों में समर्पित कर देता हूं। मेरे लिए सब बराबर है। मेरे पास कांग्रेस के नेता भी आते हैं, बीजेपी के भी आते हैं, सभी आते हैं और सबको मैं हृदय से लगाता हूं और सबको जब तक हमारा जीवन रहेगा तो लगाता रहूँगा। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार पूर्णतः बनने को है और जो मुझे विदित हो रहा है राम जी के श्री चरणों की कृपा से, तो ऐसा मेरा अनुमान है, लगता है और ऐसा होगा। जी। यानी कि आपने एक जगह बीजेपी की सरकार बना दी और दूसरी जगह कांग्रेस की सरकार बना दी। कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में मौजूद है, यानी कि वहाँ पर सरकार रिपीट होने वाली है। यह भविष्यवाणी है हमारे रामलला सरकार की। अब हालांकि बीजेपी ये कह सकती है कि नहीं, यहाँ पर जो है आपकी भविष्यवाणियों को लेकर के जिनके पक्ष में नहीं जाता है वो आप पर उंगली उठा सकते हैं, लेकिन हम तो नहीं उठाएंगे क्योंकि हम आपको भली भांति जानते हैं। आपके उस ज्ञान को, उस अलौकिक शक्ति को परख भी चुके हैं, इसलिए हमें विश्वास है कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य होगा। लेकिन दर्शक को विश्वास तभी होगा, एक बार फिर हम कहेंगे कि दर्शकों को विश्वास तभी होगा कि जब रामलला सरकार की यह जो ऐलान है, ये जो घोषणा है, ये या भविष्यवाणी इसको कह सकते हैं कि जो भविष्यवाणी है वो भविष्य में फलीभूत हो जाए। यानी कि छत्तीसगढ़ में रामलला सरकार के अनुसार वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन रही है, बीजेपी चाहे कितनी मशक्कत कर ले। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की भी घोषणा
भविष्यवाणी हो गई, माफ कीजिएगा, घोषणाएं ज्यादा जुबान पे आ रही है क्योंकि राजनीति का दौर चल रहा है, चुनाव का दौर चल रहा है और घोषणा ही काफी हो रही है, इसलिए घोषणाएं ही जुबान पे आ रही है। लेकिन भविष्यवाणी आपने की है राजस्थान के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में। अब क्या वो सवाल फिर पूछें ना पूछें कि यहाँ मुख्यमंत्री कौन होगा? क्योंकि जी अगर बताना चाहें तो बता दें, नहीं तो हम फिर अगले सवाल की इस विषय को लेके भी अभी रुकते हैं और राम जी के चरणों की कृपा से वोटिंग होने के बाद हम अवश्य बताएंगे। जी जी सस्पेंस यहाँ भी बरकरार है। हमारे दर्शकों, आप ध्यान रखिएगा कि रामलला सरकार जी बता तो रहे हैं कि इसकी सरकार बनेगी, कुछ आकलन आप भी करिए, कुछ आकलन आप भी करिए और सोचिए विचारिए कि यहाँ पर आखिर अगर जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। विचार करते रहिए। बाकी जब वोटिंग हो जाएगी तो हमारे रामलला सरकार ने वादा किया है कि हम बताएंगे वोटिंग के बाद कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो कौन होगा मुख्यमंत्री, ये इसकी भविष्यवाणी वोटिंग के बाद हमारे रामलला सरकार जी करेंगे। तब तक आप इतने से ही संतोष रखिए कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है और राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ रही है। अब बात करेंगे जहां हम बैठे हैं, यानी कि मध्य प्रदेश की, भोपाल की। मध्य प्रदेश की अगर जो बात करें तो यहां पर सरकार बीजेपी की है। तमाम योजनाएं बीजेपी ने चालू कर रखी हैं और कांग्रेस ने तमाम योजनाएं चालू करने की बात कही है कि हम सरकार में आएंगे तो ये योजनाएं हम जनता के बीच लाएंगे। लेकिन सवाल यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इन रेवड़ियों के जगह पर जो मध्य प्रदेश है वो कौड़ियों में जा रहा है। ये भी बातें सामने आती हैं, सामने आ रही हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि रेवड़ियां जो सरकार बांट रही है उससे सरकार कौड़ियों में जा रही है, दिक्कत है। लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं उनकी भी बातें ये हैं कि वो भी रेवड़ियां ही बांट रहे हैं, रेवड़ियों की ही लालच दे रहे हैं। सवाल यहां पर यह है कि अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गुणा गणित जोड़ घटाना और तमाम जातिगत राजनीतिक आर्थिक समीकरण जोड़ते घटाते यही हो रहा है कि यहां पर टक्कर दोनों के बीच है। रामलला सरकार जी हमारे बीच उपस्थित है, भविष्यवाणी तो कर ही रहे हैं और मध्य प्रदेश के बारे में भी मैं चाहता हूं कि भविष्यवाणी आप करें कि यहां पर किसकी सरकार बन रही है। जी अभी आप छत्तीसगढ़ राजस्थान को लिए और राम जी के श्री चरणों के रज की कृपा से मैंने बोला है, उन्हीं के चरणों की कृपा और प्रभु जी हमारे जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, लेकिन अपने मन के अनुसार, मत के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार। मैं मध्य प्रदेश के लिए भी कहता हूँ, मध्य प्रदेश में पूर्णतः बीजेपी की सरकार का है और मुझे ऐसा लगता है राम जी के चरणों के रज की कृपा से कि बीजेपी फिर से परचम लहराएगी मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश का भविष्य जो है बीजेपी के हाथ पे। जी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार एक बार फिर आने वाली है, ये भविष्यवाणी हमारे रामलला सरकार जी की है। भविष्यवाणियां इनकी लगभग सभी सही होती हैं, लगभग क्या सभी सही होती हैं जब तक जो भविष्यवाणियां इन्होंने कही हैं। तो राजस्थान में जो है बीजेपी की सरकार की बात रामलला सरकार जी ने कही है कि वहां पर राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर जो बात करें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में रामलला सरकार जी ने ये घोषणा की है, ये भविष्यवाणी की है कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी, जबकि मध्य प्रदेश में जो है एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने वाली है। तो दर्शकों, आपने देखा कि भविष्यवाणी तो रामलला सरकार जी ने किया है और बहुत से दर्शक ये भी देखते हुए कह रहे होंगे कि ऐसी भविष्यवाणियां बहुत होती हैं, लेकिन क्या सही है क्या गलत है ये तो बाद में पता चलेगा। तो वास्तव में अगर जो आपको विश्वास नहीं है तो थोड़े देर इंतजार कर लीजिए ना, 3 दिसंबर तक इंतजार कीजिए। काउंटिंग के बाद पता चल जाएगा कि कहाँ किसकी सरकार बनेगी और हमारे जो रामलला सरकार जी हैं उससे पहले ही, वोटिंग से पहले भी ये भी बताने वाले हैं कि वास्तव में किस राज्य में कौन मुख्यमंत्री होगा।
तो सवाल और जवाब का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ कि यहाँ पर कौन सी सरकार बनेगी और क्या स्थितियां होंगी। अब चूंकि सरकार अगर जो बनी आपके अनुसार, भविष्यवाणी के अनुसार राजस्थान में, आपके अनुसार छत्तीसगढ़ में और आपके अनुसार मध्य प्रदेश में, तो जो यहाँ पर राजनीतिक स्थिति है इसके बारे में आपने सरकार तो कहा कि बनेगी, तो ये भी आप जरूर देख पा रहे होंगे, अपने विद्या द्वारा ये गुणागणित जरूर कर पा रहे होंगे कि टक्कर कितनी जबरदस्त होने वाली है मध्य प्रदेश में। देखिए, मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी लगभग दोनों एक जैसे रहेंगे। लास्ट तक निर्णय कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन लास्ट में राम जी के श्री चरणों की कृपा से बीजेपी का परचम ऊपर होगा, ऐसा हमको विदित हो रहा है। बाकी सीतानाथ के चरणों के रज की कृपा से वोट पड़ने के बाद एक दिन पहले कोशिश हम ये भी करेंगे, है तो प्रभु जी के श्री चरणों की कृपा, कोशिश ये भी करेंगे कि कौन राजनेता कितने वोट से जीतने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि एक राजनेता के बारे में ये पहले ही बता दिया जाए कि कौन राजनेता जो है कितने वोट से जीतने वाला है। यानी कि अभी वोटिंग हुआ नहीं, मतदान हुआ नहीं, उससे पहले ही अगर किसी को यह पता चल जाए किसी राजनेता को हम कि कितने वोट से जीतने वाले हैं या कितने वोट से हारने वाले हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन रामलला सरकार यह दावा करते हैं, हमारे चैनल पर न्यूज़ आवर पर यह दावा कर रहे हैं कि हम यह भी बताएंगे कि वास्तव में कौन राजनेता कितने वोट से हारने या जीतने वाला है। एक बार मैं कर भी चुका हूं सीतानाथ के चरणों के रज की कृपा से, और जबलपुर की घटना है, नाम तो अभी ठीक नहीं रहेगा, लेकिन हमारे पास आए, पूछे, तो मैंने उनको बोला था कि आप सभी चिंताओं को सभी चिंताओं से अलग हो जाइए, मुक्त हो जाइए। आप 26,000 वोट से जीतने वाले हैं। तो 26,000 कुछ वोट पाए थे वो। और एक हमारे शिष्य उस समय कांग्रेस में थे, लगभग 8-10 साल पहले की बात है, उनको मैंने बोला था कि 5,500 वोट से आप जीतोगे, तो लगभग 5,500 या 6,000 वोट से ही जीते थे। वो कांग्रेस में थे, फिर कांग्रेस के बाद बीजेपी में आए, और उनके सामने प्रमाण है। तो देखिए, हम भी मनुष्य हैं और राम जी के चरणों के दास हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बात भी इधर उधर हो जाती है, लेकिन 99% बात सत्य होती है रामलला सरकार की, और राम जी के चरणों में हमारी हर एक बात समर्पित होती है। उन्हीं के चरण रज की कृपा से मैं बोलता हूँ, समय आएगा, देखा जाएगा। जय श्री रामलला सरकार। जी बिल्कुल, लेकिन अभी हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं सर। अभी कुछ प्रश्न और हैं जी। जिसका उत्तर मुझे चाहिए जी। अब हम थोड़े से अपने जो अधिकार क्षेत्र है उससे थोड़ा सा हट करके आपके अधिकार क्षेत्र में थोड़ा सा प्रवेश करना चाहेंगे। गुस्ताखी तो कर ही रहे हैं, लेकिन गुस्ताखी करने का मन कर रहा है। जी। और अपने आप को हम रोक नहीं पा रहे हैं, इसलिए जो इस तरह से आप भविष्यवाणी करते हैं ना, इसके बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। आखिर कर कैसे लेते हैं आप? देखिए, राम जी के चरणों की कृपा से मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैं कुछ बोलता हूँ ये मेरे प्रभु ही प्रेरणा देते हैं, और मैं उनकी कृपा से ही बोलता हूँ। सच बात तो यही है कि केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, हमारी शिष्या हैं, इस समय चुनाव लड़ रही हैं, वो बहुत चिंतित थी। उनके बारे में कोई नहीं कह रहा था कि उनको टिकट मिलेगा, ये ब्रह्म सत्य है। लेकिन राम जी के चरणों के कृपा से एकमात्र मैं ही ऐसा व्यक्ति उनके पास रहा या उनसे जुड़ा रहा, अभी भी जुड़ा हूँ, कहता था कि चिंता न करो, आपको टिकट इस जगह से मिलेगा, किंचित मात्र लेस मात्र भी चिंता ना करें। वो चुनाव लड़ रही हैं, तो भगवान जी हमारे कहते हैं, उनके चरणों की कृपा से हम कुछ बोल देते हैं और वही लाज रखते हैं, वही पूरा करते हैं। लेकिन ब्रह्म सत्य यही है कि अगर साधक अपने जीवन को पूर्णतः राम जी के श्री चरणों में समर्पित कर दे तो प्रभु पूरा करते हैं, पूर्ण करते हैं। मैं उन्हीं की कृपा से बोलता हूँ। जी। और ये कृपा आप पर हमेशा, प्रभु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, इसकी मैं कामना करता हूँ। लेकिन एक सवाल और, जी,
अभी मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। सवाल एक और ये है कि मैं मध्य प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको लेकर के काफ़ी चिंतित हूँ जी। चिंता मध्य प्रदेश को लेकर के है। हम लोग मध्य प्रदेश के इस भोपाल में बैठे हुए हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजधानी में, और ये देखा जा रहा है कि पिछले जो 10 सालों की अगर जो इकोनॉमी पे बात करें तो प्रति व्यक्ति अगर जो कर्ज 10 साल पहले करीब करीब 10,000 था, आज 47,000 रुपया प्रति व्यक्ति कर्जदार है। ऐसे में आने वाली जो सरकार है, जो सरकार आने वाली है, इस कर्जे को और बढ़ाने वाली है या फिर इस कर्जे में कुछ कमी आएगी, कुछ ऐसी योजनाएं आ सकती हैं? क्या कुछ कह रही है आपकी विद्या, आपकी भविष्यवाणी? देखिए, जो कर्ज की बात है, मैं तो कहता हूं कि ये सब बातें सच नहीं है, ये सब झूठी बातें हैं। पहले की अपेक्षा इस समय मध्य प्रदेश 100 गुना ज्यादा खुशहाल है। मैं भी इस मध्य प्रदेश में काफ़ी समय से रह रहा हूँ, देख रहा हूँ। एक समय ऐसा था कि मध्य प्रदेश में अगर गाड़ी लेके व्यक्ति निकलता था तो जहाँ 1 घंटे का समय लगना चाहिए वहाँ 8 घंटे लगते थे। और मध्य प्रदेश में अगर बिजली आ गई सही समय से तो लोग बाग बहुत खुश होते थे, भगवान के चरणों में जाके नारियल चढ़ाते थे। आज मध्य प्रदेश में 24 घंटा लाइट है, बिजली है, और मध्य प्रदेश में सुंदर रोड हैं, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश प्रगति किया। हर एक व्यक्ति खूब कमा रहा है, अच्छे से प्रसादी पा रहा है, अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहा है। कुछ लोग इस बात को लेके नाना प्रकार की बातों को कहते हैं या शब्दों को कहते हैं, मैं उसको मिथ्या मानता हूँ। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ और मेरी दृष्टि देख रही है, सब खुशहाल है, मध्य प्रदेश प्रगति कर रहा है। और मध्य प्रदेश को देखते हुए अन्य प्रांत सोच रहे हैं कि मैं भी मध्य प्रदेश के अनुसार ही चलूं, मध्य प्रदेश जैसा ही कार्य करूं। तो मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश कोई कर्जे वर्जे में नहीं है, और आगे राम जी के चरणों के कृपा से आने वाला जो समय है, भविष्य की बात मैं कर रहा हूँ, आने वाला जो समय है, आगे मध्य प्रदेश और प्रगति करेगा जी। मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश प्रगति करे और उसकी प्रगति में ही मध्य प्रदेश वासियों का, देशवासियों की प्रगति छुपी हुई है। अब हम आपसे चलते चलते एक अनुरोध जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि पिछली बार आप आए थे तो संगीत से ही जो ये सभा था, जो इंटरव्यू था, जो आपकी हमारी बातचीत थी, वो समाप्त हुई थी। तो हम ये चाहते हैं कि एक भजन आपके मुखारविंद से हो जाए तो हमारा पूरा न्यूज़ आवर परिवार, हमारे दर्शक और मध्य प्रदेश की जनता धन्य हो जाए। जी अवश्य, हमारा जीवन ही संगीत है। और बहुत अच्छा आपका प्रश्न, इस विषय को लेके तो मैं हर्षित हो जाता हूँ। अभी तो आज मैं इंस्ट्रूमेंट से नहीं लिया हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा, भगवान जी का नाम अवश्य गाऊँगा। राम 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 मेरे राम राम राम, राम 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 मेरे राम राम राम। तेरा जीवन है 2 दिन का रे प्राणी, जप ले प्रभु का नाम। तेरा जीवन है 2 दिन का रे प्राणी, रट ले प्रभु का नाम। राम 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 मेरे राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। क्षण भंगुरा विषय विकारा, रे मन मूर्ख क्यों भर माया। तेरा जीवन है 2 दिन का रे प्राणी, रट ले प्रभु का नाम। राम 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 मेरे राम राम राम, राम 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 मेरे राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। श्री राम लला सरकार की जय, माँ कामाक्षा की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय। तो रामलला सरकार जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपसे बातचीत हुई, भविष्यवाणियों की बातचीत हुई, और आपने इतना सुंदर भजन सुनाया जिससे मन मंत्रमुग्ध हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। जय श्री राम।
तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि वास्तव में देश की राजनीति क्या कह रही है, देश की राजनीति किस ओर जा रही है, देश में धर्म की क्या स्थिति है, गौ माता की क्या दशा है और राजनीति की दशा और दिशा क्या है। साथ ही साथ रामलला सरकार जी से हमारी बात हुई अगली भविष्यवाणी को लेकर के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की। राजस्थान में किसकी सरकार बनने वाली है, इसके बारे में भी रामलला सरकार जी ने भविष्यवाणी की। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की सरकार कौन बनाने वाला है, किस पार्टी की सरकार वहां बनने वाली है, इसके बारे में भी इन्होंने भविष्यवाणी की। साथ ही साथ महत्वपूर्ण जो बात यह है कि मध्य प्रदेश की भी बात हुई और यहां पर भी कौन सरकार बनाने वाला है, कौन सी पार्टी सरकार बनाने वाली है, इसकी भी भविष्यवाणी इन्होंने की। हालांकि इन्होंने ये बातें जरूर कही हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये वोटिंग के बाद ये घोषित करेंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कौन नेता कितने वोटों से जीतेगा। तो ये इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, लेकिन इन्होंने जो भविष्यवाणी सरकारों के बारे में की है वो क्या सही होती है, ये 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। तो आज रामलला सरकार हमारे बीच थे और उन्होंने विभिन्न मुद्दों पे बात की और धर्म की भी बात की, राजनीति की भी बात की और भविष्यवाणी भी की, लेकिन महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। अब देखना होगा कि 3 दिसंबर को क्या कुछ होता है। फिलहाल खास कार्यक्रम रामलला सरकार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।